हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने गांधी जी के संक्षिप्त जीवन परिचय को पढ़ा था, उनकी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए किए गए संघर्ष को पढ़ा था। आज की क्लास में हम गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन और साथ में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे जो 13 अप्रैल 1919 को होता है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं सत्याग्रह किन दो शब्दों से मिलकर बना है। ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना सत्याग्रह से, ठीक है, जिसको जोड़ने पर सत्याग्रह शब्द बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के प्रति अटल रहना। गांधी जी के सत्याग्रह का उद्देश्य था धैर्यपूर्वक कष्ट सहकर अहिंसात्मक और उचित तरीके से सत्य को प्रकट करना, भूलों को सुधारना एवं भूल करने वाले का हृदय परिवर्तित करना। ठीक है, गांधी जी को सत्याग्रह की प्रथम प्रेरणा हेनरी डेविड थारो के निबंध सिविल डिसोबीडियंस से मिलती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांधी जी ने इसका सफल प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। हालांकि उस समय निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द प्रयोग होता था, सत्याग्रह शब्द की रचना नहीं हुई थी। अगर आपने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के बारे में नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप वहाँ से इस क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, गांधी जी ने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में पाठकों से अनुरोध किया कि वे निष्क्रिय प्रतिरोध के लिए स्वतंत्र शब्द की रचना करें। इसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। इस प्रतियोगिता के फलस्वरूप मगनलाल गांधी ने सत्याग्रह की संधि कर सत्याग्रह शब्द लिखकर गांधी जी को भेजा और गांधी जी ने इसी सत्याग्रह से सत्याग्रह शब्द की रचना की। तो याद रखिएगा, गांधी जी ने न केवल सत्याग्रह का प्रयोग किया बल्कि सत्याग्रह शब्द की रचना भी की। याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की, जो 1917 में होता है। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, कारण क्या था इस सत्याग्रह का? कारण था तिनकटिया पद्धति। 19वीं शताब्दी में जो यूरोपीय बागान मालिक थे उन्होंने किसानों से एक बॉन्ड किया था कि उनकी कुल भूमि के 3/20वें हिस्से में किसानों को नील उगाना होगा। लेकिन ये शुरुआती 19वीं शताब्दी में होता है, लेकिन जैसे ही 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक होता है जर्मनी में केमिकल कलर्स डाई का आविष्कार हो जाता है, जिसके कारण यूरोपीय बागान मालिक जो थे वे नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए और किसान भी इस खेती से मुक्ति चाहते थे। तो जो बागान मालिक थे उन्होंने किसानों की इस व्यवस्था का फ़ायदा उठाया। उन्होंने कहा ठीक है, आप 3/20 हिस्से में नील मत उगाइए, लेकिन आपके भूमि पर लगान बढ़ा दिया जाएगा, टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। तो जो करों में वृद्धि थी वो बेहताशा तरीके से बढ़ा दी गई, जिसके कारण जो किसान थे चंपारण के उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन के लिए 1917 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण भेजा, क्योंकि वो जानते थे गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किए थे उनके बारे में। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह में शामिल होने के लिए गांधी जी को निमंत्रण किसने भेजा? तो याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल ने। तो गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ, कौन कौन सहयोगी थे? राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, JV कृपलानी, नरहरि पारिक आदि के साथ किसानों की समस्याओं के निदान करने के लिए चंपारण पहुंचते हैं। सरकार पहले तो कड़ा रुख अपनाती है, लेकिन गांधी जी के सत्याग्रह के आगे झुकना पड़ता है और इस सारे मामले के लिए अंग्रेज सरकार एक आयोग का गठन करती है। अंततः यूरोपीय बागान मालिकों को जिन्होंने अवैध टैक्स की वसूली की थी उसकी 25% रकम किसानों को वापस करनी पड़ती। ये बड़ी जीत थी। ठीक है, गांधी जी ने तुरंत ही इसको मान लिया, क्योंकि इतनी रकम वापस करना भी अंग्रेजों की भारी तौहीन थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। इस एक चीज़ और जान लीजिए, इसी सत्याग्रह की सफलता पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। साथ में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध NG रंगा ने किया था। ये दोनों ही फैक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात करते हैं अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन की, जो 1918 में होता है। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। कारण क्या था आंदोलन का? गुजरात के अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था पहले, जिसके कारण जो मिल मजदूर थे वो मिल मालिकों से प्लेग बोनस पाते थे, लेकिन जब प्लेग ख़त्म हो जाता है तो मिल मालिक प्लेग बोनस बंद करने की बात करते हैं। तो इसी कारण जो मजदूर होते हैं प्लेग बोनस की समाप्ति के कारण हड़ताल पर चले जाते हैं। और इसी सब घटना को जब गांधी जी को पता चलता है तो वो अहमदाबाद जाते हैं और सारी परिस्थितियों का आकलन करते हैं। उन्होंने क्या किया? मजदूरों के लिए 35%
प्लेग बोनस की मांग की। ठीक है, कि ठीक है आप पूरा प्लेग बोनस नहीं दे सकते तो कम से कम 35% तो किसानों को दीजिए। अंततः मिल मालिक ने मजबूर होकर 35% बोनस देने का वादा किया। इस संघर्ष में गांधी जी की मुख्य सहयोगी कौन थी? अनसुईया बेन थी। इनका नाम याद रखिएगा। ये कौन थी? एक मिल मालिक थे अम्बालाल साराभाई, उन्हीं की बहन थी। इन्होंने गांधी जी का साथ दिया। तो आप देख पा रहे हैं गांधी जी इस आंदोलन में भी सफल रहे। बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की। खेड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये सत्याग्रह 1918 में होता है। जब गांधी जी मिल मजदूरों की समस्या सुलझा रहे थे उसी समय खेड़ा में भी एक नई तरह की समस्या आ जाती है। समस्या क्या होती है? यहाँ पे वर्षा न होने के कारण फसल नष्ट हो गई थी। ज़्यादातर किसान एक तो प्लेग से परेशान था, उसके बाद फसल नष्ट होने से भूख से भी परेशान हो गया। उसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने जबरन लगान बढ़ा दिया और जबरन लगान को वसूलने भी लगे। तो गांधी जी उस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष थे। वो तुरंत खेड़ा पहुंचते हैं। वहाँ पे युवा वकील होते हैं वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक और अन्य युवाओं के साथ खेड़ा गांव की यात्रा करते हैं। लोगों में अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उत्साह का संचार करते हैं। तो इस समय क्या होता है, जब ये सब आंदोलन चल रहा होता है तो अंग्रेज दबाव में आ जाते हैं और सरकार एक आदेश निकालती है कि जो लगान देने योग्य हैं, जो कर चुका सकते हैं, केवल उन्हीं से लगान वसूला जाए, सबसे नहीं। तो गांधी जी का उद्देश्य यहाँ पूरा हुआ और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह भी काफ़ी अच्छे सफल रहा। तो आप देख सकते हैं गांधी जी का कद भारत में लगातार बढ़ रहा था। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो 13 अप्रैल 1919 को होता है। ठीक है, द जलिया बाग ट्रेजेडी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी अत्याचार से देश में जन आक्रोश की लहर उठ गई थी। कारण क्या था? जबरन लोगों को सेना में भर्ती कराया जा रहा था। ठीक है, इसीलिए जनता आंदोलन कर रही थी, हड़ताल कर रही थी पंजाब में। तो जो पंजाब के उपराज्यपाल थे माइकल ओ डायर, उन्होंने पूरे पंजाब में दमन चक्र चलाना शुरू कर दिया, जिसके कारण जनता और नाराज हो गई। ऐसे में एक काम और हो जाता है। क्या? 2 नेता थे पंजाब के बड़े, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनको प्रशासन गिरफ्तार कर लेता और नगर से बाहर भेज देता है, जिससे जनता और ज़्यादा आंदोलित हो जाती है। गांधी जी ने पंजाब की स्थिति को समझा और पंजाब के लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करने के लिए वो पंजाब आते हैं, लेकिन सरकार उन्हें पंजाब में नहीं घुसने देती है। उनके घुसने पर प्रतिबंध लगा देती है, उन्हें मुंबई भेज देती है वापस। इधर पंजाब में स्थिति नियंत्रण के लिए पंजाब को सेना के हवाले कर दिया जाता है। वहाँ का प्रशासन एक सैन्य अधिकारी जनरल आर डायर को सौंप दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, ये जनरल आर डायर सैन्य अधिकारी थे और माइकल ओ डायर पंजाब के उपराज्यपाल थे। ठीक है, डिप्टी गवर्नर थे। तो जब सैन्य प्रशासन लग जाता है वहाँ पे और सैनिक अधिकारी जो जनरल आर डायर थे, इनके कब्जे में पंजाब आ जाता है, तो ये सेना को ये कह देते हैं कि कोई सभा ना कर पाए, कोई जुलूस ना कर पाए, इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, जलियांवाला बाग एक जगह होती है, एक यहाँ पर एक विशाल जनसभा बुलाई जाती है। सभा का आयोजन हंसराज करता है, ऐसा कहा जाता है, और हंसराज बाद में सरकारी गवाह बन जाता है इस कांड के बाद। ठीक है, सभा में लगभग 20,000 व्यक्ति भाग लेते हैं। ये शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का। शांति से सभा चल रही थी, लेकिन जनरल आर डायर को, जो सैनिक अधिकारी थे, उनको ऐसा लगता है कि जो उन्होंने जुलूस और सभा करने से मना किया है, प्रतिबंध लगाया है, ये उसका खुला उल्लंघन है। वो सेना को आदेश दे देते हैं कि आप जलियांवाले बाग को चारों तरफ से घेर लीजिए, नाकेबंदी कर लीजिए। और उस जलियांवाले बाग का एक ही प्रवेश द्वार था, वहाँ पर पुलिस खड़ी हो जाती है और बिना भीड़ को चेतावनी दिए आर डायर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। चूँकि एक ही गेट था इसलिए लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, और जलियांवाला बाग के बीचों बीच एक कुआं था, उसमें लोग बचने के लिए उसी कुएं में कूद जाते हैं और बहुत लोगों को गोली लग जाती है। आप अभी भी अगर कभी आपको ऐसा मौका मिलता है इधर जाने का, तो आप देखेंगे पंजाब में जब जाएंगे तो जलियांवाला बाग जाएंगे तो यहाँ पे अभी भी दीवारों में गोलियों के निशान बने हुए हैं। इसमें बहुत लोग मारे जाते हैं, ऐसा कहा जाता है हज़ारों लोगों की मृत्यु हो जाती है, 1500-1600 लोग घायल हो जाते हैं। ठीक है, और 13 अप्रैल को ये कृत्य होता है
और 15 अप्रैल को सारे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। पूरे शहर का बिजली पानी बंद कर दिया जाता है। गांधी जी जब ये माहौल देखते हैं हिंसा की चपेट वाला तो काफ़ी दुखी होते हैं और 18 अप्रैल को वो अपने सारे आंदोलन वापस ले लेते हैं। सरकारी आंकड़ा बताता है कि केवल 379 ही लोग मरे थे, लेकिन ऐसा नहीं, आंकड़ा बहुत ज़्यादा था। इस हत्याकांड के बाद पंजाब के जो उपराज्यपाल थे माइकल ओ डायर, उन्होंने जनरल आर डायर को शाबाशी दी। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड में जनरल डायर को सम्मानित किया गया। मॉर्निंग पोस्ट में उनको 30,000 की धनराशि इकट्ठा करके उनको प्राइज़ दिया गया। ठीक है, लेकिन भारतीय तो दुखी थे ही इससे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चूँकि गांधी जी ने अपने आंदोलन वापस ले लिए थे, इसीलिए जो नरम दल की नेत्री थी, नेताओं जो मेन नेता होता है उसके लिए नेता शब्द यूज़ करते हैं, अगर महिला कोई नेता है तो उसके लिए नेत्री शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नेत्री एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहकर उनका मजाक उड़ाया। लेकिन गांधी जी ने जो आंदोलन वापस लिए थे उसका कारण क्या था कि ऐसा ना हो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो ये वारदात हुई है इसके कारण भारत के अन्य जगहों पे हिंसा फैल जाए, इसी कारण उन्होंने आंदोलन वापस ले लिए थे। बात करते हैं हंटर कमेटी की, जो 1919 में गठित हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। जन सामान्य के दबाव के आगे झुकते हुए बेमन से ब्रिटिश सरकार ने एक जांच कमेटी गठित की, जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, लॉर्ड हंटर बनते हैं, याद रखिएगा। इसमें सदस्य कौन होते हैं, अंग्रेजी सदस्य उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। जॉर्ज बैरो होते हैं, रस्किन, थॉमस स्मिथ और मिस्टर राइस। भारतीय सदस्य इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखिएगा। चमन सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण, ये 3 नाम याद रखिएगा। ठीक है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट 28 मई 1920 को आती है। चूँकि ये ब्रिटिश सरकार द्वारा ही बिठाई गई कमेटी थी तो इन्हीं के पक्ष में फैसला आना था। क्या आती है फैसला में, रिपोर्ट में क्या होता है कि जनसभा में विद्रोह हो रहा था, ये प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक नहीं कर रहे थे, इसी कारण मजबूरन अंग्रेजी कार्रवाई करनी पड़ी। और जो ये अंग्रेजी कार्रवाई थी गोली चलाने की न्यायपूर्ण है। भारत सरकार निर्दोष है, भारत सरकार अर्थात ब्रिटिश सरकार जो भारत में उस समय काम कर रही थी वो एकदम निर्दोष है। हाँ, जो सेना प्रमुख थे आर डायर, उनकी थोड़ी बहुत आलोचना ये कहकर कर दी गई कि उनको संयम से काम लेना चाहिए था, जबकि जो उपराज्यपाल थे जिन्होंने आर डायर को सैनिक अधिकारी नियुक्त किया था उन ओ डायर को निर्दोष साबित कर दिया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जनरल आर डायर, सेना प्रमुख थे जो, उनको सेना से निकाल दिया। लेकिन लंदन में जाकर उनको क्या किया, 30,000 पाउंड का उन्हें प्राइज़ दिया, साथ में उन्हें साम्राज्य का शेर ये उपाधि दी गई। ठीक है, तो यानी उनको सस्पेंड करना सब दिखावा था। उन्हें जब लंदन में जाके क्या कहा गया, साम्राज्य का शेर कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 1940 में जो उपराज्यपाल थे ओ डायर, ये जब रिटायर होकर 1940 में लंदन पहुंचते हैं तो ऊधम सिंह इनकी हत्या कर देते हैं लंदन में ही, और जिसके कारण ऊधम सिंह को फांसी हो जाती है। तो ये याद रखिएगा, ये फैक्ट भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, बात करते हैं तहकीकात कमेटी की, ये भी 1919 में ही गठित हुई थी। हंटर कमेटी के अलावा कांग्रेस ने स्वयं की एक जांच कमेटी गठित की जिसका नाम है तहकीकात कमेटी। इसके अध्यक्ष होते हैं मदन मोहन मालवीय और सदस्य कौन कौन होते हैं, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी और पुपुल जयकर। इस रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार को दोषी बताया गया, दोषी व्यक्तियों को कड़ी सजा देने को कहा गया, परंतु सरकार ने अनसुना कर दिया। दीनबंधु F एंड्रूज साहबे ने इसकी आलोचना की थी। ठीक है, ये अंग्रेज थे, इन्होंने इसे कहा था ये क्रूर हत्याकांड है। ठीक है, और चूंकि तहकीकात कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको सरकार ने अनसुना कर दिया था, इसीलिए गांधी जी ने निर्णय कर लिया था कि अब वो क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन चलाएंगे। तो असहयोग आंदोलन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन के साथ ही भारत में उस समय पैरेलल में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उसके बारे में भी कल ही पढ़ेंगे। तो ये है आज की क्लास। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।